जात पात से परे ज्ञान विज्ञान की धूरियों को धरे अध्यात्म का मर्म बताता मैं महाकुंभ हूँ। मैंने काल कल्प संसार को बंधते बिखरते देखा है राजा को रंक बनते, शैव को शिव में मिलते, प्रवृत्ति को निवृत्ति में और निवृत्ति को प्रवृत्ति में घुलते। देखा है मैंने साधु को परमत्व पाते, नग्न नागा से आंख मिलाते, शस्त्र से शास्त्र को मिलते हुए। हर सदी में मैंने इस भारतवर्ष को अद्भुत कल्प बदलते देखा है। मैंने देखा है संसार को अध्यात्म की नज़र से। मैं महाकुंभ हूँ, मैं हूँ प्रारब्ध, मैं शास्त्र हूँ, मैं शस्त्र हूँ, मैं ही हूँ कर्ता, कारण भी मैं हूँ, सृष्टि को निहारता आदि योग में खड़ा। मैं महाकुंभ हूँ, मैं महाकुंभ हूँ, मैं महाकुंभ हूँ। महाकुंभ एक ऐसी परंपरा जो संस्कृति एवं काल से परे अध्यात्म का दर्शन दिखाती है, मानव संस्कृति का उद्भव बताती है। महाकुंभ जिसका न आदि है न अंत है। तो आइए ब्रीफ बॉक्स के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे महाकुंभ के इस विज्ञान को। कोशिश करेंगे पुरातन जगत के कुछ पन्ने टटोलने की, उन पन्नों से ये समझने की कि महाकुंभ कैसे चालू हुआ, खगोलीय विज्ञान को समझने की और उसके वर्तमान प्रतिरूप को समझने की। साथ ही समझेंगे उस ताने बाने को जो सन्यासी, कल्पवासी और तीर्थवासी मिलकर बनाते हैं महाकुंभ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ शब्द का प्रथम वर्णन हमें हमारे वेदों में मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक कलश। परंतु यदि कुंभ से जुड़ी समुद्र मंथन की कथा को देखेंगे तो उसका उद्भव तथा प्रथम वर्णन हमें मिलता है स्कंद पुराण में। हालांकि स्कंद पुराण की प्रकाशित प्रति में यह कथा संकलित नहीं है, परंतु यदि आप महाकुंभ पर्व को या फिर जगत गुरु आश्रम की स्कंद पुराण की व्याख्या को देखेंगे तो उसमें यह कथा आपको अवश्य मिल जाएगी। इस कथा के अनुसार वर्तमान कश्मीर में कश्यप ऋषि निवास करते थे तथा उनकी 3 पत्नियां थीं, दति, दनु एवं अदिति। इन तीनों को वरदान स्वरूप पुत्र प्राप्त हुए। दति के पुत्र दैत्य कहलाए, दनु के पुत्र दानव एवं अदिति के पुत्र जो 12 पुत्र हुए वे देव कहलाए। और इन 12 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम आदित्य है वह सूर्य भगवान थे। कुछ समय पश्चात इन तीनों पुत्रों में वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हुई तथा ब्रह्म आदेश मिलने के पश्चात इन्होंने मंदराचल पर्वत को उखाड़ा एवं वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ की। वासुकी नाग को मथनी के रूप में प्रयोग करने लगे तथा स्वयं विष्णु जी कश्यप रूप में संतुलन बनाने का कार्य करने लगे। सर्वप्रथम उस मंथन से हलाहल विष निकला जिसे शिव जी ने ग्रहण करा। उसके अतिरिक्त भी कई सारी बहुमूल्य वस्तुओं का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कि चंद्रमा जिसे शिव जी ने अपनी जटाओं में ग्रहण किया, पारिजात वृक्ष जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया, और इसी प्रकार 14 प्रकार के पदार्थ निकले और अंत में लक्ष्मी जी के पश्चात अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत कलश से देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा। इसी बीच राहु भी देवताओं के बीच में आकर अमृत ग्रहण करने लगा। तभी राहु के इस कृत्य के बारे में सूर्य एवं चंद्रमा ने विष्णु जी को बताया। विष्णु जी ने तुरंत ये ज्ञात होते ही अपने सुदर्शन चक्र से राहु के धड़ को सर से अलग कर दिया। इसी समय से राहु, चंद्रमा एवं सूर्य में विषमता की स्थिति रहती है। यह देखते हुए बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को यह आदेश दिया कि बचे हुए अमृत को लेकर वह स्वर्ग की ओर दौड़ जाए। और इस सभी के बीच में अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह गिरी। वह थी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एवं नासिक। और तभी से यहाँ पर कुंभ लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त भी कुंभ से जुड़ी हुई एक और नागराज की कथा है, जिसमें अपनी माँ विनीता को बचाने के लिए गरुड़ जी ने
अमृत को स्वर्ग से चुराया था तथा इस कथा के अनुसार भी इन 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी। यदि इतिहास को टटोलें तो राजा हर्षवर्धन के समय से कुंभ लगने की स्थितियां हमें ज्ञात होती हैं। इसके पश्चात चीनी यात्री हेनसांग ने भी कुंभ के बारे में अपनी किताबों में वर्णन किया है तथा इसी के साथ ही मुगल काल में आईने अकबरी में हमें कुंभ का उल्लेख मिलता है और ब्रिटिश राज में भी अंग्रेजी हुकूमत ने कुंभ को आयोजित करने के लिए व्यवस्थाएं कराई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुंभ एक शाश्वत सत्य है, ना इसका आदि है और ना ही कभी इसका अंत होगा। तो आइए अब जानने की चेष्टा करते हैं कि कुंभ कितने प्रकार का होता है। यदि इतिहास के पन्नों को टटोलें तो हमें ज्ञात होता है कि प्रमुखतः कुंभ जैसे मेले 4 प्रकार के हैं। यह है माघ वर्षीय मेला, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ एवं महाकुंभ। प्रतिवर्ष माघ मास में कल्पवासी नदी के तट पर संतों जैसा जीवन बिताते हैं जिसे माघ वर्षीय मेला कहते हैं। इसी के साथ ही हरिद्वार एवं प्रयागराज में हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है तथा प्रत्येक 12 वर्ष में 4 स्थान जो कि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एवं प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है तथा 12 चक्र पूरे होने पर अर्थात 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में इस बार मनाया जाने वाला कुंभ महाकुंभ है अर्थात आप और हम सभी अपने जीवन में केवल एक ही बार प्रयागराज में होने वाली महाकुंभ की इस अलौकिक घटना के साक्षी बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको अपने नॉलेज पार्टनर ब्रीफ बॉक्स का ये प्रयास पसंद आता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप अपने नॉलेज पार्टनर से सुनना चाहेंगे। आइए अब समझने का प्रयत्न करते हैं कि कुंभ 12 वर्ष में ही क्यों आता है। यदि लोक कथाओं की माने तो स्वर्ग लोक में एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है तथा जो कथा हमने आपको सुनाई उस कथा में देवताओं एवं दानवों के बीच ये युद्ध 12 दिन तक चला, इसलिए कुंभ प्रति 12 वर्ष पर लगता है। परंतु इस कुंभ के लगने का एक खगोलीय विज्ञान भी है। कुंभ मुख्यतः बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्रमा की विभिन्न राशियों में प्लैनेटरी पोजीशन के मुताबिक लगता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में तथा सूर्य मेष राशि में होते हैं तो मां गंगा के तट पर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार जब बृहस्पति वृषभ राशि में एवं सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं सरस्वती मां के संगम पर कुंभ का आयोजन किया जाता है तथा जब बृहस्पति सिंह राशि में तथा सूर्य मेष राशि में होते हैं तो शिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है तथा जब बृहस्पति सिंह राशि में तथा सूर्य भी सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। आपको इस घटना को समझाने के लिए हम एक साधारण सा उदाहरण देना चाहेंगे। हम समुद्र में प्रत्येक दिन ज्वार भाटा आते हुए देखते हैं। ऐसा विभिन्न प्लैनेट्स की अलग अलग पोजीशंस के कारण तथा उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसी प्रकार जब भी कुंभ लगता है तो स्थान विशेष पर वहाँ की ऊर्जा अलग प्रकार की परिवर्तित हो जाती है तथा वहाँ पर कॉमन कॉन्शियसनेस से यदि जल में स्नान किया जाए तो आपको एक आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं इस बार के महाकुंभ के बारे में। प्रयागराज में महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा जिसमें 40 करोड़ लोग शामिल होंगे। केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ के बजट को इस कुंभ के लिए जारी किया है। 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें, 250 उड़ानें एवं विभिन्न प्रकार के सड़क मार्गों की इस कुंभ में पहुंचने की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक महाकुंभ अब 45 दिनों तक चलेगा तथा
यह महाकुंभ कई मायनों में खास है, जिसमें बड़े पैमाने की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्थाएं और कई नए आयोजन किए गए हैं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, कल से दुनिया के सबसे बड़े जनसमूह की मेज़बानी करेगा। गंगा, यमुना और प्राणिक सरस्वती नदी के संगम पर 4000 हेक्टेयर में फैला एक अस्थायी जिला बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला है। इस बार के कुंभ को सुनियोजित बनाने के लिए कुंभ को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। यदि प्रशासन की माने तो लगभग 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आ सकते हैं। ये भारत की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 90 लाख लोग महाकुंभ में आएंगे। यहाँ तक कि अगर वास्तविक संख्या कम भी हो तब भी ये एक विशाल जनसमूह होगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए बिजली, पानी की आपूर्ति बनाए रखना, कचरे का निपटारा करना एवं सुरक्षा का ध्यान, यातायात का प्रबंधन और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना एक बड़ी चुनौती होगी। मेले की अवधि के दौरान प्रयागराज को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें, 250 से ज़्यादा उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। तो दोस्तों, कुल मिला के कहें तो यदि आप कुंभ में जाते हैं तो आप या तो सन्यासी होते हैं, या कल्पवासी होते हैं, या फिर तीर्थयात्री होते हैं। सन्यासी वो जो निवृत्ति के पथ पर हैं। यदि आप तीर्थयात्री हैं तो आप प्रवृत्ति के पथ पर हैं, और यदि आप कल्पवासी हैं तो आप प्रवृत्ति और निवृत्ति के बंधन के बीच में हैं, जो 1 महीने तक ज़मीन पर सोते हुए संतों के समान जीवन बिताते हैं। यदि आप तीनों में से कोई भी हैं तो आप अपनी आत्मशुद्धि को इस कुंभ में प्राप्त कर सकते हैं तथा भारत के वास्तविक चिंतन, मनन और एक अध्यात्म की एक नई यात्रा की ओर निकल सकते हैं। ब्रीफ बॉक्स के आज के इस एपिसोड में इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी तथा आपका नॉलेज पार्टनर ब्रीफ बॉक्स इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आपके सामने लाता रहेगा। इसीलिए हमसे जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। ब्रीफ बॉक्स, योर नॉलेज पार्टनर। स्टे अहेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।